Dear students, today we will do the topic moving coil galvanometer from Unit 3 electromagnetism. It is a very important 5 marks topic for your final exam. Moving coil galvanometer. Galvanometer is an apparatus which is used to detect current in a circuit. किसी भी सर्किट में करंट है या नहीं है ये चीज़ फाइंड आउट करने में गैल्वेनोमीटर हमारी हेल्प करता है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक स्पेशल गैल्वेनोमीटर है जो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज़ को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है. अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सेंटर में सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है. एक कॉइल है जो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है. एक सॉफ्ट आयरन कॉइल इसके अंदर हमने यूज़ की है. इस सॉफ्ट आयरन कॉइल के अंदर यहाँ हमने ये सॉफ्ट आयरन की कॉइल लगा रखी है इस रीजन में बीच में. सॉफ्ट आयरन सिलेंडर मैग्नेटिज्म को रिटेन रखने में हमारी हेल्प करता है. यह आपने एक सॉफ्ट सिलेंडर ले लिया. इसके चारों तरफ हमने ये रेक्टेंगुलर कॉइल ले ली और दोनों तरफ हमने नॉर्थ और साउथ ये मैग्नेट के पोल पीसेस लगा दिए. एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ साउथ पोल है. इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऊपर हमने इस स्ट्रिप से हैंग किया है. जैसे हम घर में किसी चीज़ को ऊपर सीलिंग से हैंग कर दें, जैसे छत जो है इससे फ़ैन हमारा हैंग कर रहा है, उसी तरीके से ये हमने यहाँ पे ये हैंगर ले लिया और इस हैंगर से नीचे एक कॉइल हमारी हैंग्ड है. और ऊपर ये जो लाइन है इस तरीके से लाइन के ऊपर ये इस तरीके की लाइंस लगी होती हैं. इसका मतलब ये रिजिड सपोर्ट है. रिजिड सपोर्ट का मतलब जैसे छत होती है हमारी फिक्स होती है, तो अगर हमें छत के नीचे फ़ैन लगा हुआ दिखाना है तो हम इस तरीके से उसको दिखा सकते हैं. हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है कि ये हमने छत ले ली और इसके नीचे हमने क्या ले लिया है, फ़ैन ले लिया. तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने दिखा रखा है. हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सीलिंग ले ली और इसके नीचे हमने क्या ले लिया, ये स्ट्रिप से हमने इस रेक्टेंगुलर कॉइल को अटैच कर दिया. ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप किसकी बनी हुई है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज एक मटेरियल होता है. फॉस्फोर ब्रॉन्ज एलॉय है फॉस्फोरस और ब्रॉन्ज का, जिसको हम फॉस्फोर ब्रॉन्ज बोलते हैं. फॉस्फोर ब्रॉन्ज BRONZE. फॉस्फोर ब्रॉन्ज का हमारे पास ये मटेरियल है. इस मटेरियल की हमने ये स्ट्रिप ले ली है. यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर स्केल है. इस सर्कुलर स्केल के ऊपर निडल कैलिब्रेट करती है. ये हमारा ये जो एरो बनी हुई है, एरो हमारा एल्यूमिनियम पॉइंटर है. ये पॉइंटर है जो डिटेक्ट करेगा, जो डिटेक्शन को शो करेगा कि करंट है या नहीं. अगर ये पॉइंटर मूव करता है तो इसका मतलब सर्किट के अंदर करंट है. अगर ये पॉइंटर मूव नहीं करता तो इसका मतलब सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं है. नीचे हमने एक स्प्रिंग ले रखा है. स्प्रिंग से भी हमने नीचे सपोर्ट से टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है. इस तरीके से हमने इसकी सारी वर्किंग, सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिस्कस कर ली है. अब इसकी वर्किंग लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब उस केस में क्या होता है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ टॉर्क एक्ट करता है, जिसके कारण वो कॉइल क्या करती है, रोटेट करना शुरू कर देती है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वही सेम प्रिंसिपल है. उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. Whenever a rectangular coil carrying current is placed in magnetic field, whenever a rectangular coil carrying current is placed in magnetic field, then some torque acts on the coil due to which the coil starts rotating. जब भी हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तब इस कॉइल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, जिसके कारण ये कॉइल क्या करती है, गोल गोल घूमना शुरू कर देती है. अब इसकी वर्किंग में हमारे पास क्या है, हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा मैग्नेटिक फील्ड में. अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये कॉइल रोटेट कर रही है. कॉइल जब रोटेट करेगी तो जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की जो स्ट्रिप है, ये जो वायर हमने अटैच की हुई है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर,
जो हमने ये वायर अटैच की हुई है, ये वायर क्या होगी, ये वायर आपने ले रखी है, इस वायर के अंदर क्या होंगे, ट्विस्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। इस बात को समझते हो? जैसे आप झूले के ऊपर बैठते हो बेटा, झूले के ऊपर बैठ के अगर हम आगे पीछे झूलने की बजाय हम यहीं पे बैठे बैठे हम गोल घूमना शुरू कर दें कि हम इसी झूले पे बैठे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। झूले पे बैठ के हम क्या करें, गोल घूमना हम शुरू कर दें। झूले पे बैठे बैठे जब आप गोल घूमोगे तो उसके इसमें क्या होगा बेटा, कि जो ये झूले की रस्सियाँ हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इनमें ऐसे बल आता जाएगा। इस तरीके से होगा ना, आप यहाँ बैठे हुए हो और आप शैतानी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बैठे बैठे इस तरीके से गोल गोल घूम रहे हो। तो ये जो रस्सी है ये क्या होगी, इस तरीके से ऐसे 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 एक दूसरे के ऊपर ऐसे इसमें बल आते जाएंगे, रस्सी इस तरीके से गोल गोल घूमती चली जाएगी। इसी तरीके से कॉइल, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के घूमने से ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है इसमें भी ऐसे ट्विस्ट आते जाएंगे, ऐसे बल पड़ते चले जाएंगे। अब जैसे ही आप इस झूले पे से वापस उतर जाते हो तो क्या होता है, ये रस्सियाँ वापस दूसरी डायरेक्शन में गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं और हमारा झूला फिर से क्या हो जाता है, हमारा झूला फिर से सीधा हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, वो घूमता जाएंगे वापस दूसरी डायरेक्शन में और हमारा झूला फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा हो जाएगा। वही चीज़ हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी होगी। ये रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के कारण, और इसके रोटेट करने से जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है इसके अंदर ऐसे ऐसे बल आते चले जाएंगे। अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, वापस गोल घूम के, अगर ये ऐसे आप घूम रहे थे तो अब कॉइल क्या चाहेगी, ऐसे घूम के दूसरी डायरेक्शन में और वापस क्या हो जाए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, दोबारा से ऐसी स्ट्रेट हो जाए। ये कॉइल की टेंडेंसी होगी। कॉइल क्या चाहेगी कि मैं दोबारा से ऐसे स्ट्रेट हो जाऊं। अब हमारे पास दो तरह के टॉर्क हमें पता होने चाहिए बेटा। रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा जिसके कारण कॉइल ने रोटेट करना शुरू किया। जब कॉइल रोटेट कर रही है तो उसमें कौन सा टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क को हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। जिस टॉर्क के कारण कॉइल अपनी पोजीशन से मूव कर गई, डिफ्लेक्ट हो गई, उस टॉर्क को हमने नाम दिया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कॉइल की टेंडेंसी होगी अपनी जगह पे वापस आने की, कि वो सारे ट्विस्ट खुलते चले जाएं और कॉइल अपनी जगह पे वापस आ जाए। वापस आने के लिए जो टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, जो टॉर्क इस कॉइल को वापस अपनी जगह पे लेके आ रहा है, उस टॉर्क को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। उस टॉर्क को बोला जाता है रीस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि वो टॉर्क हेल्प करता है कॉइल को वापस रीस्टोर करने में, वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस आने में। तो इसलिए उस टॉर्क को रीस्टोरिंग टॉर्क बोला जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के पे क्या होता है, हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों हमारे पास क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हमारे पास जनरल थ्योरी है, इसके अंदर प्रिंसिपल लिखा हुआ है। शुरू में हमने यहाँ पे प्रिंसिपल डिस्कस किया है कि ये प्रिंसिपल है कॉइल का, और उसके बाद में हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग डिस्कस की है साथ साथ। ठीक है, कॉइल के अंदर क्या होता है, रोटेशन होती है, जो चीज़ें आपको समझाई गई हैं वही सब यहाँ वर्किंग के अंदर लिखा हुआ है। अब जो हम सॉफ्ट आयरन कोर जो हम यूज़ करते हैं उस रेक्टेंगुलर कॉइल में, वो सॉफ्ट आयरन और हमारी किस में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। एग्ज़ाम में कई बार अलग से पूछ लिया जाता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये मतलब है बेटा कि जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करती है, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तो ड्यूरिंग रोटेशन हर पोजीशन के ऊपर कॉइल का जो प्लेन है वो और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में पैरेलल रहें, ये आपस में क्या रहें, पैरेलल रहें। ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड किस में हेल्प करता है, कॉइल जब रोटेट करती है तो कॉइल का जो प्लेन है वो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, यानी दोनों आपस में क्या रहें, पैरेलल रहें। ठीक है, यानी टॉर्क जो है वो हमेशा मैक्सिमम एक्ट करे। डेरिवेशन में हमने किया था, टॉर्क हमारे पास क्या था, NIBA sin थीटा,
और मैक्सिमम का मतलब हमारे पास एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी टॉर्क हमारे पास क्या आ गया NIAB। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा काम क्या है, ये किसमें हमारी हेल्प करता है, स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको रिटेन करके रखने में हेल्प करता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको मैक्सिमम बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। अब जब कॉइल डिफ्लेक्ट हो रही है, अपनी पोजीशन को छोड़ के गोल गोल घूमना शुरू कर रही है, उसके लिए तो ये टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। इस टॉर्क को हम बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जो टॉर्क कॉइल को वापस लेके आ रहा है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग टॉर्क एंगल थीटा पे डिपेंड करता है। रीस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एंगल थीटा पे। थीटा का मतलब ट्विस्ट कितना है। झूले के ऊपर जब आप बैठे हो, जितना ज़्यादा आप गोल गोल घूम जाओगे, जितने उसके रस्सी के अंदर ज़्यादा बल आ जाएंगे, जैसे ही आप उसको घुमाना बंद करोगे झूला उतनी तेज़ी से वापस जाएगा, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क उतना ही बढ़ जाएगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, रीस्टोरिंग टॉर्क डिपेंड करता है थीटा यानी ट्विस्ट पे, कि आपने कितनी रोटेशंस उस फॉस्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के अंदर आपने कितनी रोटेशंस ला दी हैं, उस पर डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। टॉ हमने लिया है यहाँ पे टॉर्क, ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क, ये हमारे पास रीस्टोरिंग टॉर्क है। सी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम में हमने ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से हम I यानी करंट निकाल लेते हैं, C/NAB इंटू थीटा। C/NAB ये सारी टर्म कांस्टेंट है, इनको हमने K से डिनोट कर दिया, तो हमारे पास I क्या आ गया, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। दिस इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। इसी टॉपिक के अंदर ही आगे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है। करंट सेंसिटिविटी नाम से ही पता लग रहा है कि डिवाइस कितना करंट सेंसिटिव है, डिवाइस कितना करंट सेंसिटिव है, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो डिवाइस कितनी ज़्यादा करंट सेंसिटिव है, यानी थोड़े से करंट को भी वो इग्नोर नहीं करती, थोड़े से करंट को भी वो नोट कर लेती है कि सर्किट के अंदर से करंट फ्लो किया है, तो वो डिफ्लेक्शन देती है। ये करंट सेंसिटिविटी है कि कोई डिवाइस कितनी सेंसिटिव है। कुछ गैल्वेनोमीटर्स ऐसे होते हैं जो छोटी वैल्यूज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो डिवाइस कितनी करंट सेंसिटिव है, ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी होती है। अब करंट सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको SI से डिनोट किया है, काफ़ी बुक्स में इसको IS से डिनोट किया हुआ है। करंट सेंसिटिविटी कितना करंट फ्लो करने पे कितनी ट्विस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ करंट सेंसिटिविटी। कि गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन दे रहा है, कितना करंट फ्लो करने पे, इसको हम करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, यानी θ/I। यहीं से हम इसकी SI यूनिट भी निकाल सकते हैं। एंगल की SI यूनिट लेंगे रेडियन, थीटा जो एंगल है इसकी SI यूनिट लेंगे रेडियन, और करंट की SI यूनिट लेंगे एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट सेंसिटिविटी। θ/I को हमने NAB/C कहाँ से लिखा, जो भी हमने पीछे डेरिवेशन की थी, जहाँ हमने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों को आपस में इक्वेट किया था, वहाँ से हमने θ/I को NAB/C लिख लिया। जो अभी हमने ये डेरिवेशन की थी, इस डेरिवेशन के अंदर θ/I की आप वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से अगर हम θ/I निकालें, हमारे पास क्या आ जाएगा, NAB/C आ जाएगा। इसी डेरिवेशन से हमने ये रिज़ल्ट वहाँ यूज़ किया है। नेक्स्ट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी भी हमारे पास यही है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस देने पे कितनी डिफ्लेक्शन अपीयर हो रही है, दैट इज़ वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को यहाँ SV से डिनोट किया है,
कई बुक्स में वोल्टेज सेंसिटिविटी को VS से भी डिनोट किया गया है। कितनी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुई, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से। इसकी SI यूनिट हम रेडियन पर वोल्ट लेंगे। इसकी SI यूनिट क्या होगी, रेडियन, RAD रेडियन पर वोल्ट। रेडियन पर वोल्ट हमने इसकी क्या ले ली, SI यूनिट ले ली। इसका ये जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन V इज इक्वल टू NAB अपॉन CR, ये हमारे पास कहाँ से आया, ये भी हमने लास्ट डेरिवेशन से उसी तरीके से हमने रिजल्ट यूज़ कर लिया। वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, क्या अपॉन में V जो है, वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ यूज़ करके हम वोल्टेज को लिख सकते हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं, थीटा को हमने यहाँ पे लिख दिया, थीटा अपॉन में V को हमने लिख दिया IR। अब थीटा अपॉन I की ये जो वैल्यू है NAB अपॉन C, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और ये R यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यानी हमारे पास ये वैल्यू हो गई वोल्टेज सेंसिटिविटी की। एग्ज़ाम में MCG के पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यानी किसी न किसी सेट में MCG एक ऐसा टॉपिक है कि 5 मार्क्स में ज़रूर आएगा। और जब भी एग्ज़ाम में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूछा जाता है तो इसके साथ में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड या करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की डेफिनेशंस ये भी साथ में हमेशा पूछी जाती हैं, तो आपको ये अच्छे से कवर कर लेना है। थैंक यू।